दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो काफ़ी लोगों को अभी भी डाउट्स है कि ये स्टॉक आने वाले समय में बजाज ग्रुप को टक्कर दे सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल रिलायंस ग्रुप की कंपनी है और रिलायंस हमेशा बाजार में एग्रेसिव तरीके से ही एंट्री करते हैं और वो जब भी बाजार में एंट्री करते हैं तो जो स्टैब्लिश प्लेयर होते हैं उनको पीछे छोड़ देते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इनका जो बिजनेस है आने वाले समय एनबीएफसी का बिजनेस और साथ में इंश्योरेंस सेगमेंट और म्यूचुअल फंड का बिजनेस वो कई प्लेयरों को पीछे कर सकता है, ढकेल सकता है, उनको आउट कर सकता है। इसके अंदर वो सारा पोटेंशियल दिख रहा है। तो अब जब इसकी प्राइस तो बहुत नीचे है तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे कैसे सेक्टर में कैसी एंट्री होगी और कहाँ जाके अभी इसमें निवेश के बारे में सोचना चाहिए, क्या ये लेवल सही है या फिर अभी वेट करें। अब रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला, कंपनी ने अपने रिजल्ट का ऐलान कर दिया है, डेट हमारे सामने आ चुकी है। कैसा रह सकता है रिजल्ट, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या जियो फाइनेंशियल सर्विस में एक लॉन्ग टर्म का रिजल्ट लेकर निवेश किया जा सकता है, क्या ये स्टॉक में वो पोटेंशियल है कि 4 डिजिट में जा सके, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स फ्राइडे के दिन 66,282 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 125 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.19% डाउन रहा बीएसई सेंसेक्स। तो देख सकते हो कि मंगल बुधवार की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद में उसके बाद गुरुवार और शुक्रवार को बाजार में हमने नरमी देखी है, क्योंकि एक शानदार तेज़ी बनी 2 दिन में। तो उसके बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बाजार माहौल थोड़ा सा ठंडा पड़ा है और देख सकते हो कि एफआई की बिकवाली नहीं हुई है बल्कि खरीदारी हुई है फ्राइडे के दिन, लेकिन सामने डीआई ने बिकवाली भी की है। अब आगे की रणनीति क्या है तो देख सकते हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ से सिग्नल मिक्स निकल कर आए। डाउ जोन की बात करें तो 33,670 के स्तर पे 0.12% की तेज़ी थी, यानी मामूली सी तेज़ी थी। लेकिन S&P 500 की बात करें तो 4,327 के स्तर पे 0.50% की गिरावट थी, यानी लगभग आधा % की गिरावट हुई है। और नेस्डैक कॉम्पोजिट में बहुत भारी गिरावट थी, 13,407 के स्तर पे 1.23% की बड़ी गिरावट हुई है। और साथ में रिजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1719 के स्तर पे 0.84% की गिरावट थी। तो देख सकते हो कि सभी बाज़ारों में काफ़ी बड़ी गिरावट थी। सिर्फ डाउ जोन में थोड़ी सी हमें एक ग्रीन में क्लोजिंग देखने को मिले, बाकी दूसरे बाज़ारों में ज़्यादा बहुत बड़ी गिरावट का माहौल है। ऐसे में हो सकता है कि मंडे को बाजार में गिरावट हो। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 223 के आसपास रही, जहाँ पे 0.56% की गिरावट थी, लगभग आधा % की गिरावट हुई है। वैसे स्टॉक एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है और देख सकते हो कि जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से देखें तो यह थोड़ा दबाव में दिखाई दे रहा है पिछले 6 महीने के हिसाब से, यानी अभी जो लिस्टिंग हुई है उसका 2 महीने का समय हुआ लगभग। तो 10% की गिरावट उस समय से हिसाब से हो चुकी है। आप देख दो कि स्टॉक 248 से इस समय 223 के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें 1 मंथ की तो यहाँ पे करीब 6.47% की गिरावट हुई है। 239 के आसपास स्टॉक था महीने भर पहले, लेकिन 5 डेज़ की बात करें तो आपको 2.10% की तेज़ी देखने को मिली। 219 से स्टॉक थोड़ा सा ऊपर के लेवल में आया है, कुछ माहौल रिकवर हुआ है। अब यहाँ पे देख दो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ने अपने Q2 के रिजल्ट के लिए डेट का ऐलान भी कर दिया। तो 16 अक्टूबर मंडे के दिन रिजल्ट होगा हमारे सामने। यानी तो जैसे कि सेबी के रूल्स के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया है और आप देख सकते हो कि रिजल्ट बनने के बाद तुरंत ही ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया जाता है। अब ये ट्रेडिंग विंडो 18 अक्टूबर को ही खुलेगी, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर होने के 48 घंटों के बाद में नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाती है। तब जाके कंपनी से संबंधित जो भी लोग हैं, चाहे प्रमोटर हो, बोर्ड के सदस्य हो या एम्प्लॉयज, वो नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो आप देख दो कि ट्रेडिंग विंडो फिर से खुलेगी उनके लिए 18 तारीख को, क्योंकि 16 तारीख को सोमवार को रिजल्ट हमारे सामने होगा। रिजल्ट की डेट आ चुकी है और आप देख दो कि रिजल्ट के लिए अभी सिर्फ 2 दिन का वक्त बाकी है। रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर यहाँ पे शानदार तेजी भी बन सकती है। अगर हम पिछले कुछ सालों के रिजल्ट की बात करें तो 2020 की अगर बात करें तो जो रेवेन्यू था वो 349 करोड़ के आसपास था और 229 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ था। 2021 की बात करें तो रेवेन्यू कम होकर 310 करोड़ के आसपास आ गया और प्रॉफिट कम होकर 123 करोड़ के आसपास आ गया। 2022 की बात करें तो रेवेन्यू गिर के 184 करोड़ के आसपास आ गया और प्रॉफिट में इजाफा हुआ। ये अच्छी बात रही। 2022 में 123 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 168 करोड़ तक पहुंचा है। तो भले ही रेवेन्यू गिरा हो, लेकिन 2022 काफ़ी अच्छा रहा, प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। लेकिन 2023 में रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में ही कमी आई है। देख लो कि रेवेन्यू 54.90 करोड़ के आसपास रहा और प्रॉफिट 31.25 करोड़ के आसपास रहा। आशा करें कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा।
अब यहाँ पे सबसे जो बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर जियो फाइनेंशियल सर्विस का बिजनेस क्या है। तो कंपनी रिटेल लैंडिंग का काम कर रही है, यानी आप देखें तो जो रिटेल सेगमेंट है इनका, जहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट बेचती है रिटेल के, उसके लिए लैंडिंग प्रोवाइड करती है, चाहे फ्रिज हो, टीवी हो, वॉशिंग मशीन, इस तरह से जो बड़े बड़े प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, उसके ऊपर लैंडिंग का काम करती है, उसके लिए लोन प्रोवाइड करती है कंपनी। ये बिजनेस जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर आ रहा है। इसके अलावा एसेट मैनेजमेंट का काम है ब्लैक रॉक के साथ मिलके। तो देखो कि बड़ा इन्वेस्टमेंट फर्म है ब्लैक रॉक, जिसने पार्टनरशिप की है, उसमें एसेट मैनेजमेंट का इनका सारा बिजनेस है। इसके अलावा कंपनी म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी कर रही है, तो ये एसेट मैनेजमेंट के तहत आ रहा है। तीसरा इंश्योरेंस का बिजनेस है, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और ब्रोकिंग का बिजनेस भी इसी के सेगमेंट में आएगा, जिसमें आप देखें तो जिससे ब्रोकिंग फर्म है उनको सीधी टक्कर होगी। इसके अलावा जो है इनका बिजनेस वो है डिजिटल पेमेंट का, ट्रांजैक्शन जितने डिजिटल होते हैं वो सारा लेन देन का बिजनेस है। तो ये 4 बड़े सेगमेंट में जिसमें कंपनी काम कर रही है, और केवी कामत को बागडोर सौंपी गई है। वो आने वाले इसमें जियो फाइनेंस सर्विस को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख दो कि जो कंपनी पर्सनल और देख सकते हैं जो कंज्यूमर बेस्ड लोन प्रोवाइड करती है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन दोनों तरफ के लोन प्रोवाइड करती है, साथ में एसएमईज और मीडियम इंटरप्राइजेस को भी लोन प्रोवाइड करने का कंपनी काम करी है। तो ये देखो कि एनबीएफसी का बिजनेस है, जिसमें आप देखो बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस से सीधी टक्कर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनका जो बिजनेस है वो एसेट मैनेजमेंट का है, जिसमें अब आने वाले समय म्यूचुअल फंड के बिजनेस में एंट्री होगी। म्यूचुअल फंड जिसमें अब देखो 40 ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस करती है, अब उनको सीधी कंपटीशन होगी जियो फाइनेंशियल सर्विस के साथ में। और कल ही और वीडियो में डिस्कस किया कि जेरोदा भी एंट्री कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में। तो ये दोनों है जो मार्केट को हिला सकते हैं इस समय। तो ये इसका दूसरा सेगमेंट है। तीसरा डिजिटल पेमेंट का है, जिसमें हर तरह के डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं। तो ये एक तरह से पेमेंट बैंक का काम कंपनी करेगी। इंडिपेंडेंट बिजनेस के तौर पे देखें तो कंपनी हर तरह की डिजिटल सर्विस मुहैया करेगी अपने कस्टमर को। अगला जो मुख्य बिजनेस है वो है इंश्योरेंस का बिजनेस। तो कंपनी जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में एंट्री करने जा रही है। और आने वाले समय में इस सेगमेंट की जो बहुत सारी कंपनियां, जिसमें बजाज ग्रुप भी शामिल है और दूसरी कंपनियां, उनको सीधी टक्कर होगी। तो ये आने वाले समय बिजनेस जो शुरू होने वाले हैं, कुछ बिजनेस शुरू हो चुके हैं, जैसे कि रिटेल लैंडिंग का बिजनेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और एसेट में रिकंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी इनका शुरू हो चुका है। अब इंश्योरेंस के बिजनेस में जल्दी एंट्री शुरू होने वाली है। तो ऐसे में आने वाले समय लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर अगर आप निवेश करते हो तो आने वाले समय आपको इसमें बेहतर रिटर्न की उम्मीद हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये कंपनी एग्रेसिव तरीके से कारोबार में आगे बढ़ती है, और अब जब एंट्री कर ही चुके तो आने वाले समय बड़े बड़े प्लेयर को पीछे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी कर्ज मुक्त है। यहाँ पे अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यानी रिलायंस की होल्डिंग 45.80% के आसपास है। एफआई की यहाँ पे बहुत भारी निवेश किया है, 26.43% की होल्डिंग एफआई के पास है। यानी जो लोग कह रहे हैं कि इसमें निवेश नहीं करना चाहिए, उनको ये आंकड़ा देखना चाहिए। एफआई का जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रमोटर के बाद सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, भारी इन्वेस्टमेंट किया है एफआई ने। और डीआई का भी ज़बरदस्त निवेश है, 16.22% के शेयर डीआई के पास है। यहाँ पे गवर्नमेंट की भी 0.13% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक के पास मात्र 11.39% की होल्डिंग है। तो जो सबसे कम होल्डिंग है वो जनरल पब्लिक के पास है। उसके अलग अगर आप देखें तो डीआई ने अच्छा खासा निवेश किया और एफआई ने तो बहुत भारी निवेश किया है। और ये इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, यानी आने वाले समय 2000 के टारगेट को टच कर सकता है अगर आप इसको 10 साल के लिए होल्ड कर लेते हैं तो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।